नमस्कार दोस्तों। मोदी को हरा पाएगा इंडिया। 28 दलों का वो मोर्चा, जिस मोर्चे का एकमात्र बड़ा मकसद यह है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाए। वो मोर्चा जिसमें 11 मुख्यमंत्री हैं, कई दलों की छोटी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन मकसद सबका एक है। वो मोर्चा जिसकी 3 बैठकें हो चुकी है, अब सीट शेयरिंग पर आपसी सहमति होनी है और बहुत जल्द उनकी चौथी बैठक होनी है। वो मोर्चा जिसके नेता खुश हैं घोसी उपचुनाव के नतीजों से, जो यूपी के एक जिले मऊ की एक सीट है। वो नतीजे जिसमें 42,000 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार बीजेपी की पूरी ताकत के प्रदर्शन के बावजूद बुरी तरह से हारे हैं। मोर्चे के नेताओं को लगता है कि हमारी एकजुटता, सीट शेयरिंग पर हमारी सहमति, 350 से 400 सीटों पर 1 बनाम 1 का फॉर्मूला और उसके बाद जनता में महंगाई, बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों के प्रति, मोदी सरकार के प्रति नाराजगी और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष के प्रति रुझान उन्हें उनके मकसद में कामयाबी दिलाएगा। यह विपक्ष के नेताओं का मानना है। दूसरी तरफ बीजेपी, जिन्हें लगता है यह मोर्चा भानुमति का कुनबा है, इस मोर्चे के सामने प्रधानमंत्री मोदी फिर से तीसरी बार सत्ता में आएंगे। अभी घोसी चुनाव के नतीजे एक तरह से कहें नए विमर्श का एक प्रस्थान बिंदु है, क्योंकि वो नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। हमारे सामने खास मेहमान है अभय कुमार दुबे। करीब करीब 4 दशकों का तजुर्बा है पत्रकार के तौर पर। खास बात यह है कि राजनीतिक विश्लेषक तो हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों की राजनीति, जमीनी सच्चाई, जातीय समीकरण, जातीय चेतना, जातीय उभार, मंडल और उसके बाद की राजनीति, उन सब चीजों को बारीकी से समझते हैं, लिखते बोलते रहते हैं लगातार। और अभी अभय दुबे का एक लेख कल ही दैनिक भास्कर में छपा, और प्रोफेसर भी है, कल ही दैनिक भास्कर में एक लेख छपा है जिसमें उन्होंने लिखा है, हेडिंग ये है, यदि 2009 न दोहराया तो बहुमत की प्रकृति बदलेगी, इंडिया पुराने मोर्चे की याद दिलाता है। लेकिन इसमें खास पॉइंट है जिस पर अभय दुबे से अभी मैं बात करना चाहता हूं और आप भी समझेंगे। उन्होंने लिखा है एक आखिरी पैराग्राफ में कि भाजपा ने 2009 में यूपी, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे 10 राज्यों की 225 सीटों में से 190 उन्होंने लिखा, लेकिन 200 सीटों पर जीत हासिल की थी। यूपी को छोड़कर बाकी जगह उसका स्ट्राइक रेट करीब 100% का था। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अब अगर घोसी को एक प्रस्थान बिंदु माना जाए तो आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। चुनाव में सिर्फ 8 महीने लोकसभा चुनाव में बाकी है। मोर्चेबंदी लगातार हो रही है दोनों तरफ से। एक तरफ से 38 दल एनडीए के पक्ष में, 28 दल इंडिया मोर्चा। पहला सवाल तो यही है अभय जी, शुरू हम घोसी से करते हैं। तस्वीर 10 राज्यों की स्क्रीन पर दिखाइए। शुरू घोसी से करते हैं कि घोसी का आपके हिसाब से क्या संदेश है अभय दुबे जी? देखिए, घोसी का संदेश तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण भी नहीं कि हम उसी के आईने में 2024 को देखने लगे। संदेश महत्वपूर्ण इसलिए है कि घोसी ये बताता है कि अगर भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो और दूसरे उम्मीदवार उसके वोटों को काटने के लिए खड़े ना हो, तो भाजपा की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। मसलन अगर कल्पना कीजिए घोसी में अगर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होता, कल्पना कीजिए कि वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होता, तो जितना जबरदस्त मुसलमान ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुआ है उतना जबरदस्त नहीं होता। उसमें से कुछ ना कुछ तो कटौती जरूर होती। अगर जैसा कि हम लोग सोचते हैं और विश्लेषण करते हैं कि दलित वोटों का एक हिस्सा भाजपा के खिलाफ गया है, क्योंकि अभी भी बहुजन समाज पार्टी का जो जाटव मतदाता आधार है वो भारतीय जनता पार्टी को एक ब्राह्मण बनिया पार्टी के तौर पर देखता है। वो भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसीकरण हुआ है या कुछ दलित समुदाय भी उसके अंदर जाने लगे हैं, उससे अभी विमर्श के तौर पर वो प्रभावित नहीं है। वो अभी भी मानता है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी है, तो वो उसका स्वाभाविक वोटर नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जब नजारे में नहीं है तो सब लोग कल्पना कर रहे थे कि वो बहुत सा वोटर उसमें भाजपा में चला जाएगा, लेकिन नतीजा तो ये बताता है कि ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा कहना है कि पहली जरूरत 2024 की घोसी के आईने में अगर देखने में ये लगती है कि चुनाव का जीत का गणित क्या होना चाहिए। जीत 2 बातों पर निर्भर करती है, गणित के ऊपर और रसायन के ऊपर। और उन दोनों में पहले गणित बनाना पड़ता है।
जब गणित बन जाता है तो फिर रसायन भी बनता है। तो सबसे पहले जो INDIA गठजोड़ है उसको का गणित बनाना पड़ेगा। जीत का गणित बनाने के लिए जरूरी ये है कि ज्यादातर सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा हो। अब ये कुछ प्रदेशों में तो आसान है और कुछ प्रदेशों में आसान नहीं। मतलब उत्तर प्रदेश में आसान नहीं है ये, दिल्ली में आसान नहीं है ये, कर्नाटक में पहले मुश्किल लग रहा था लेकिन अब इसलिए आसान हो गया है कि वहां पर देवगौड़ा की पार्टी और बीजेपी के बीच में अभी आज ही गठजोड़ की खबर आई है। तो अब सीधी सीधी कांग्रेस से उसकी INDIA इसमें कांग्रेस होगी मुख्य तौर पर, उससे उसकी टक्कर हो गई है। तो वहां भी एक तरह से सीधी टक्कर हो गई है। त्रिकोणात्मक टक्कर होने का जो पेचीदगी है वो कर्नाटक में अब खत्म हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि मायावती ने ये कहा है, उत्तर प्रदेश का ग्राफिक, हाँ, कि वो किसी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगी और सब जगह अपने उम्मीदवार लड़ाएंगी, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा INDIA को। भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तो गठजोड़ हो ही जाएगा क्योंकि दोनों INDIA में शामिल हैं। लेकिन बसपा अगर इस गठजोड़ में शामिल नहीं होगी तो इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होगा। अब आपने ये जो गठजोड़ जो पूरा ग्राफिक दिखाया है, इस ग्राफिक पे अगर थोड़ा सा हम लोग गौर करें तो यही मैं चाहता हूं कि थोड़ा हम राज्यवार समझें और आप समझाइए जिस निष्कर्ष पर आप ये बिल्कुल साफ है। राज्यवार अगर आप देखें तो गुजरात में अभी आम आदमी पार्टी का कुछ उभार हुआ है, तो वहां पे कई जगह लड़ाई। सर मैं माफ करिए, मैं बीच में इंटरफेयर करूं। हम राज्य यूपी से शुरू करते हैं, फिर ग्राफिक हम दिखाते जाएंगे। एक बार यूपी को समाप्त करें। ठीक है, हाँ, उत्तर प्रदेश से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में INDIA की पूरी जो रणनीति है उसमें मायावती ने अगर प्रभाष जोशी की भाषा का इस्तेमाल करा तो मायावती ने उसमें फच्चर फंसा दिया है। मायावती चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी टक्कर दी जा सकती है। अगर सपा बसपा और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पिछला जो 62 सीटों का नतीजा था उसको दोहराने में बहुत मुश्किल आएगी। केवल सपा और बसपा के बीच में जो गठजोड़ हुआ था उसमें भी आप देखिए 73 से घटके उनकी सीटें 62 पे आ गई थी। हालांकि वो गठजोड़ बहुत कामयाब नहीं रहा, लेकिन मायावती ने उसमें 10 सीटें जीत ली थी उसके अंदर। 73 से घटके चीजें 62, 11 सीटें कम हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की। और अगर इन तीनों का गठजोड़ हो जाता है और पृष्ठभूमि में INDIA मोर्चा रहता है, क्योंकि पिछली बार तो कोई राष्ट्रीय एकता भी नहीं थी ना, कोई नजारा नहीं बन पा रहा था। भाजपा का मतदाता समझ नहीं पा रहा था कि हम इनको अगर वोट, भाजपा विरोधी मतदाता समझ नहीं पा रहा था कि अगर हम इनको वोट देंगे तो क्या ये सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो बहुत से लोग जो भाजपा को वोट देने के आदी नहीं थे, मुझे लगता है कि या तो उन्होंने वोट नहीं दिए होंगे या अनमने भाव से उन्होंने विपक्ष को वोट दिए होंगे या कुछ लोगों ने भाजपा को भी वोट दे दिए होंगे। तो अभी आज नजारा बदला हुआ है पूरी तरीके से। एक राष्ट्रीय एकता विपक्ष की बनी हुई है और अपने तीनों बैठकों में उन्होंने जो भी उसकी दिक्कतें रही हो उन्होंने अपनी एकता में कोई कमी नहीं आने दी और धीरे धीरे उनका कुनबा भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सवाल ये है सबसे बड़ा, क्या मायावती इस एकता में शामिल होंगी या नहीं होंगी। मायावती ने अभी ये कहा है कि वो नहीं शामिल होंगी, लेकिन जब राज्य 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और विधानसभा की राजनीति लोकसभा की राजनीति से टकराना बंद हो जाएगी, यानी बिल्कुल माहौल साफ हो जाएगा है, उसके बाद मायावती अपने इस निर्णय को बदल भी सकती है। अगर मायावती ने निर्णय बदला और अगर वो INDIA के पक्ष में गई और उनके साथ में अच्छा सीटों का तालमेल बन पाया तो उत्तर प्रदेश में भाजपा बड़े आराम से 40 से 45 सीटें खो देगी। अब एक काउंटर करता हूं अभय दुबे जी, ताकि समझ हमें भी हो, दर्शक भी समझे कि जब 2019 में मायावती और समाजवादी पार्टी साथ लड़े, उसके पहले फूलपुर गोरखपुर का चुनाव हो चुका था जिससे इसी तरह का कुछ आकलन था 35-40 सीटें बीजेपी हार सकती है। लेकिन 2019 में दोनों साथ लड़े, तब मायावती को 20 सीटें मिली, अखिलेश को 5 सीटें मिली, मतलब कुल 15, 62 सीटें फिर भी बीजेपी को मिली और घटक दल। तो उस समय और आज की स्थिति में 2 फर्क है। एक तो कि मायावती अभी तक टिल डेट कह रही है, इंडिया गठबंधन पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है और कह रही है हम अकेले लड़ेंगे। और दूसरी जो आपने कहा कि अगर साथ है आखिरी वक्त में कोई ऐसी स्थिति बनी तो भी 2019 से अलग हो जाएगा, उसकी क्या वजह है, थोड़ा आप समझाएं। नहीं, मैं 2019 की स्थिति तो बिल्कुल भिन्न स्थिति थी ना। 2019 में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ जो समझौता किया था, उस समझौते के गुरूर में वो ये भूल गए
कि उन्हें बहुत छोटी छोटी जो दलित या बहुजन पार्टियां हैं, छोटी छोटी बिरादरियों की पार्टियां हैं, उनको भी अपने साथ रखना है। वो उनको अपने साथ नहीं ला पाए। आप सोचिए, उस वक्त ओम प्रकाश राजभर भाजपा से बाहर निकल आए थे, लेकिन उनको अपने वो गठजोड़ का सीधे सीधे अंग नहीं बना पाए थे। अब 2022 में उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों की तमाम एकता करके विधानसभा चुनाव में एक ओबीसी एकता का गुलदस्ता पेश किया। चूंकि उस गुलदस्ते में दलित शामिल नहीं थे और मायावती अलग लड़ रही थी, इसलिए उनकी सीटें 111 के आसपास रुक गई, अखिलेश की सीटें। अगर उसके अंदर आप सोचिए दलित भी उसके अंदर जुड़ते और कांग्रेस भी उसके साथ जुड़ जाती, तो अखिलेश आराम से 200 की तरफ तेजी के साथ जाते। देखिए, मैं कह रहा हूं बार बार इस बात को कहता हूं कि जीत के दो कारण होते हैं, गणित और रसायन, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन इन दोनों में पहले मैथमेटिक्स को साधना पड़ता है, उसके बाद केमिस्ट्री बनानी। केवल मैथमेटिक्स साधने से भी काम नहीं चलेगा, केवल केमिस्ट्री बनानी पड़ती है। तो उन्होंने क्या किया कि 2019 में उन्होंने केवल गणित बनाने की कोशिश की, वो भी आधी अधूरी, ये मान के केवल सपा और बसपा जुड़ जाएंगे तो उससे काम चल जाएगा। देखिए, 1993 में जब सपा और बसपा का गठजोड़ हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब इसलिए काम चल गया था, उन्होंने भाजपा को इसलिए बहुमत पाने से रोक दिया था क्योंकि उस वक्त तक की छोटी छोटी बिरादरियों की पार्टियां नहीं बनी थी। तब तक जो मोस्ट बैकवर्ड है, यानी जो अति पिछड़ी बिरादरियां हैं, यादवों, लोधियों और काछियों से अलग, इनकी पार्टियां नहीं बनी थी। कुर्मियों की पार्टी का उस वक्त कोई वजूद नहीं था, राजभरों की पार्टी का कोई वजूद नहीं था, निषादों की पार्टी का कोई वजूद नहीं था, उस वक्त महान दल नहीं था, कोई पार्टियां नहीं थी। इसलिए बिहार में भी बहुत सी पार्टियां बनी हुई हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं, आज का नजारा 1993 ऐसा नजारा नहीं है। वो सोचते थे कि केवल एसपी बीएसपी से काम चल जाएगा, तो वो नहीं चला काम। फिर भी वो विफल गठजोड़ था, मैं मानता हूं। उस विफल गठजोड़ ने भी भाजपा की 11 सीटें तो कमी कर दी थी। अगर गठजोड़ नहीं होता तो भाजपा फिर 73 और 75 की तरफ जाती। इस बार चूंकि आईएनडीआई गठजोड़ पृष्ठभूमि में मौजूद है और कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी की जब एकता होगी, तो बहुत सारी छोटी छोटी बिरादरियां हैं जो आज भाजपा में चली गई हैं, जैसे दारा सिंह चौहान इस वक्त भाजपा में है, ओम प्रकाश राजभर भाजपा में है, निषाद भाजपा में है, महान दल भी उधरी है, उसके बाद कुर्मियों की पार्टियां उधर हैं। इन सब पार्टियों को भी अपनी प्राथमिकताओं पर एक बार सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए, ये सब हाइपोथेटिकल है, लेकिन कल्पना तो हमें लोगों को करनी पड़ेगी। कोई समस्या तभी हल होती है जब हम मान के चलते हैं कि भाई का ऐसा है, खा ऐसा है। आप कल्पना कीजिए, आईएनडीआई की एकता नहीं टूटती है। आप कल्पना कीजिए कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव कांग्रेस उसी तरह जीतती है, इस तरह उसने कर्नाटक के चुनाव जीते थे। अब आप कल्पना कीजिए कि ये सब देख के मायावती का रुझान भी इधर हो जाता है। रुझान बदलते नेताओं को कितनी देर लगती है, रुझान इधर हो जाता है मायावती का। वो तो भाजपा से भी सौदा करेंगी, भाजपा सौदा नहीं पड़ेगा तो इधर आ जाएंगी। तो इसमें नैतिकता और विचारधारा का मसला तो उसके अंदर कोई होता नहीं है। तो ये ऐसी परिस्थिति बनती है तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। चुनाव के फैसले जाति और समुदायों के गठजोड़, किसके पास ज्यादा बड़ा गठजोड़ है, उसके आधार पर होते हैं। आप कल्पना कीजिए, नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति ने खुद फोन उठाया और ओम प्रकाश राजभर को फोन किया कि आप दिल्ली आइए और एनडीए की मीटिंग हो रही है, उसमें शामिल कीजिए। इस तरह के फोन दूसरे नेताओं पे भी गए, इस तरह के फोन जयंत चौधरी के पास भी गए, लेकिन जयंत चौधरी ने कहा भाई पहले बताओ सीटें कितनी दोगे। तो उन्होंने कहा पहले दिल्ली आइए, उन्होंने कहा पहले बताओ सीटें कितनी दोगे। तो जब उनके मन की बात नहीं हुई तो वो एनडीए के साथ जाने से उन्होंने मना कर दिया। आप वो उधर पहुंचे बंगलौर में, आप वो आईएनडीआई के साथ चले गए। लेकिन राजभर तैयार बैठे हुए थे, वो वहां चले गए। भाजपा को लग रहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2022 में भी हमारा प्रदर्शन कमजोर था और वैसे भी कमजोर रहते हैं, तो राजभर के आने से हमें फायदा होगा। अभी वो फायदा घोसी चुनाव में दिखाई नहीं पड़ा है, वो फायदा घोसी चुनाव में दिखाई नहीं पड़ा है। लेकिन इससे इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती कि लोकसभा चुनाव में भी वो फायदा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो फायदे समेटे हैं भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में उनको लाके, उसकी काट करने के लिए जरूरी है कि विपक्ष के पास जो कुछ है उत्तर प्रदेश में, उसमें से एक वोट भी इधर उधर ना हो। देखिए होता क्या है, मान लो 50% भाजपा 50% का बहुमत निकालती है उत्तर प्रदेश में, इसका मतलब है 50% वोट तो भाजपा के खिलाफ पड़ते हैं। यानी एक वोट अगर भाजपा को मिलता है तो एक वोट भाजपा के खिलाफ पड़ता है, भाजपा को उसका वोट पूरा मिल जाता है,
100%। उसके खिलाफ जो वोट पड़ता है वो कुछ हिस्सों में टूट जाता है। गणित का तकाजा यह है कि उस टूट को अधिकतम रोका जाए, भले 100% न रोका जाए, 70% रोका जाए, 65% रोका जाए, 80% रोका जाए। अगर उस वोट को नहीं रोका गया तो फिर एक बार भाजपा बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से जीत के निकलेगी। उसको अच्छा, एक सवाल जरूरी है। यहीं पे वो राजनीतिक कुशलता की आवश्यकता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि मायावती ने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं सभी के लिए। वही मेरा काउंटर था, लेकिन आपने जवाब दिया। फिर भी मैं एक पॉइंटेड सवाल, ताकि दर्शक समझे। जैसे मायावती बार बार एकदम ऑन द रिकॉर्ड दो टूक कर रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस बार तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पर अवसरवादी है, ये है, वो है, बल्कि देश के नाम इंडिया रखा, बहुत आरोप भी लगाए। क्या अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि जैसे आपने कहा कि सारे दरवाजे बंद कर दिए, राजनीति में ऐसे नहीं समझना चाहिए बयानों के आधार पर, क्या आप मानते हैं कि अप्रैल के चुनाव के पहले, जो अब लगभग 7-8 महीने हैं, फेर बदल हो सकता है, मायावती के विचार बदल सकते हैं और फिर से कोई ऐसे गठबंधन की सूरत बन सकती है? मायावती पूरी संभावना है। देखिए, पूरी संभावना है। देखिए, मायावती अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो 2007 के बाद से लगातार चुनाव हार रही है। ये जो थोड़ा सा 10 सीटें मिल गई थी सपा बसपा गठजोड़, इसको अगर अपवाद मान लें आप, हालांकि बड़ा अपवाद भी नहीं था ये, लगातार ये जो वो कहती है ना कि जब हम गठजोड़ करते हैं तो हमें नुकसान होता है, वो झूठ बोल रही है। उन्हें असलियत पता है। आप देखिए ना, मैंने उस आंकड़ों को ध्यान से देखा है, तो मायावती के खाने में बहुत ज्यादा आपको यादव वोट दिखाई पड़ेंगे। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के खाने में जाटव वोट कम है अपेक्षाकृत। इसका मतलब है कि यादवों ने बसपा के उम्मीदवारों को 2019 में ज्यादा वोट दिया था, बमुकाबले जाटव वोटरों ने सपा के उम्मीदवारों को वोट दिया हो। तो मायावती को उस गठजोड़ का नुकसान नहीं हुआ था, मायावती को उस गठजोड़ का फायदा हुआ था। एक बार उन्हें दिखाई पड़ेगा कि INDIA का मोमेंटम रुक नहीं रहा है, बल्कि आगे बढ़ते ही चला जा रहा है। जब कांग्रेस 3 राज्यों को टप्पे के साथ जीत लेगी और जगह जगह सीटों के बंटवारे के सवाल पे मायावती देखेंगी कि इसके अंदर काफी स्मूथनेस है, काफी होशियारी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और भाजपा के चक्करों में फंस नहीं रहे हैं। अभी तो ये भी दिखाई पड़ता है ना कि भाजपा ने सनातन के मुद्दे पे इनको दबोच लिया है, काफी हड़बड़ाए हुए हैं पूरे INDIA के लोग। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे पर क्या जवाब दें। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसपे अभी INDIA लगता नहीं है कि बहुत ही ठोस रूप से आगे बढ़ रहा है। अभी उसका संयोजक भी तय नहीं है, अभी उसका चेयरपर्सन भी तय नहीं है, अभी न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी नहीं बना है। तो ये सब चीजें जब बनेगी उसके बाद में बहुत सारी ऐसी शक्तियों को जो ना अभी NDA में है ना INDIA में है, उनको आखिर में तय करना पड़ेगा। मायावती को नहीं है, और दूसरी शक्तियों को भी तय करना पड़ेगा कि उन्हें आखिरकार कहां जाना है। अब देखिए, जब दिल्ली के अध्यादेश के सवाल पर बीजू जनता दल ने भाजपा को समर्थन किया राज्यसभा में, तो उसके बाद बीजू जनता दल के बहुत सारे विधायकों, बहुत सारे सांसदों ने नवीन पटनायक से कहा कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप सोचिए, अभी चूंकि तेलंगाना में चुनाव चल रहा है और कांग्रेस इनके मुकाबले खड़ी हुई है, भारत राष्ट्र समिति के मुकाबले, उसके बावजूद जब बंगलौर में मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त भारत राष्ट्र समिति ने खड़गे साहब को बधाई दी थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम इसमें नहीं आए, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम विपक्ष की एकता के खिलाफ हैं या उसमें शामिल नहीं होंगे। जैसे तेलंगाना का चुनाव खत्म होगा, मुझे तो पूरी 100% मैं मानता हूं कि BRS भी उसी मंच पे बैठी होगी, इस मंच पे कांग्रेस और दूसरी गैर भाजपा शक्तियां बैठी हुई हैं। जयंत चौधरी आई गए हैं इसके में, और भी तमाम पार्टियां वगैरह इस तरफ आएंगी। देखिए, अभी तो एक सवाल चूंकि बाकी राज्यों पे भी बात करें, वक्त भी आपके पास कम होगा, कि एक सवाल यूपी से जुड़ा हुआ, बहुत कुछ अभी 8 महीने में होना है, लेकिन मान लीजिए, चूंकि इफ एंड बट में ही हम बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल है भी, कि मान लें कि मायावती जो कह रही हैं कि हम नहीं इस गठबंधन में आएंगे या हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे लोग कह रहे बीजेपी के दबाव में है, बहुत तरह की बातें कही जा रही है। अगर मान लीजिए किसी सूरत में मायावती नहीं आई इंडिया गठबंधन के साथ और अकेले चुनाव लड़ी, उस स्थिति में क्या तस्वीर यूपी की दिखती है? उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। मैं निसंकोच ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। जो गैर भाजपा वोट है वो ध्रुवीकृत होने से रह जाएगा, उसके ध्रुवीकरण में कमी आएगी। जितनी कमी आएगी उतना ही भाजपा को लाभ होता चला जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा को 50% के आसपास वोट मिलता है, लेकिन कुल मिला के आप देखिए
कुल मिलाकर ये कुल पूरा बहुमत जो है वो 37% का बहुमत है और 303 सीटों का बहुमत है। और उन 303 सीटों में 62 सीटें केवल उत्तर प्रदेश से प्राप्त की गई हैं। और जो आप 10 राज्य दिखा रहे हैं, 303 में 200 सीटें तो केवल इन 10 राज्यों से प्राप्त हुई हैं। केवल 103 सीटें ही 10 राज्यों के बाहर भाजपा ने जीती हैं। तो यहाँ पे अब आप उत्तर प्रदेश की बात जब चर्चा करेंगे तो हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है, अगर भाजपा को वास्तव में पराजित करना है, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का एक मंच पे आना। जैसे ही वो एक मंच पे आएगी, भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल जाएंगे। इस गणित से निकलना इस वक्त 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद उनको बहुत मुश्किल है। तो इसी का एक आखिरी काउंटर सवाल है कि आज की स्थिति में जो आज की स्थिति है कि आरएलडी, कांग्रेस और सपा अगर एक साथ हैं, आज हैं और एक साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई, सपा ने कुछ सीटें कांग्रेस को दी, कांग्रेस ने कम सीटों पर सहमति बना ली, आरएलडी से भी सब साथ हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या दिखता है? बहुत ज्यादा, जैसे 5 सीटें हैं अभी अखिलेश यादव की, 1 सीट है सिर्फ कांग्रेस की, तो क्या इसमें बदलाव दिखता है? मैं नंबर पर नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन इसका मतलब बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखते आप, ये मान लें? नहीं, तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं। मेरा तो मानना यह है कि अगर बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी तो बहुजन समाज पार्टी 10 में से शायद 1 आध सीट ही जीत पाएगी, बाकी सारी की सारी हार जाएगी। और समाजवादी पार्टी की जो 4-5 हैं बस वही रह जाएंगी, उससे भी हो सकता है कहीं कम हो जाए। कांग्रेस की 1 या 2 ही रहेंगी, उसमें देखिए बहुत फायदा होगा बीजेपी को, इतना फायदा होगा इसकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत लाभ होने वाला है बीजेपी को अगर ऐसा हुआ तो। उत्तर प्रदेश में फिर आईएनडीआईए की चुनौती जो है ना, बहुत कमजोर हो जाएगी चुनौती। चलिए अभय जी, अभी 8 महीने हैं, अब क्या गठबंधन किसका क्या होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ये कहते हैं ना कि देश की सत्ता का रास्ता यूपी होकर जाता है, तो यूपी में 2019 में, 2014 में बीजेपी की कामयाबी बहुत मायने रखती है। अभी भी 62, पहले तो 2019 में 71 सीटें बीजेपी को अकेले थी। लेकिन क्या छोटी सी बात कह दूं मैं, अरे एक और छोटी सी बात कह दूं मैं, वो ये है कि आप ये भी सोचिए कि मायावती ने घोसी से अपना उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया? क्या ये मायावती इसको टेस्ट केस के तौर पे नहीं देख रही थी? तो अगर मायावती, लेकिन ये भी तो होता है कि बाय इलेक्शन में आमतौर पर बीएसपी अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करती है, आमतौर पर, लेकिन खड़ा करती भी है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा पक्का नहीं है। तो आजमगढ़ में खड़ा किया, आजमगढ़ में ही खड़ा किया गुड्डू जमाली, तभी आ रहे वहां धर्मेंद्र यादव। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, हर राजनीतिक कदम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उठाया जा रहा है। घोसी का चुनाव थोड़ा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो लोकसभा चुनाव है। घोसी के चुनाव में सब लोग अपनी अपनी संभावनाएं आजमा रहे थे ना, तो मायावती ने संभावनाएं आजमाने का ही तरीका निकाला कि अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, देखें ये लोग करते क्या है। क्या अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर आईएनडीआई जीत सकता है? तो उन्होंने जीत के दिखा दिया कि वो 40,000 वोट से ज्यादा जीत गया। तो इसका भी मायावती की रणनीति पे असर पड़ा होगा, अभी कुछ और सोच रही होंगी। जी चलिए, अब हम जरा दर्शकों को आपको बता दें कि हम अभय दुबे जी से बात कर रहे हैं 10 राज्य की 225 सीटों पर। वो 10 राज्य, जहां स्क्रीन पर आप 10 राज्य के नाम देखेंगे, और 225 में से 200 सीटें 10 राज्य में बीजेपी को मिली। 200 सीटें बहुत मायने रखती है। 10 राज्य 200 सीटें और 303 सीटें हैं बाकी राज्यों से 103। ये 10 राज्य स्क्रीन पर है और इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश चलते हैं एक बार, क्योंकि एमपी वो राज्य है जहां एमपी में सरकार भी है, और एमपी वो राज्य है जहां पिछली बार अगर देखें तो बीजेपी ने 28 सीटें जीती, 29 में से 28 सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती, एक छिंदवाड़ा बीजेपी हारी। तो इस बार मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है, अगर हम लोकसभा चुनाव पिछले चुनाव से तुलना करें तो? देखिए, अगर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, बाकायदा जैसे कर्नाटक में हारी उस तरह से हारती है, जैसे पहले हारी थी उस तरह नहीं, अब थोड़ी सीटें कुछ कम रह गई थी, मैं उस पराजय को कोई बड़ी पराजय नहीं मानता। अगर वहां पे अगर कांग्रेस उससे छीन लेती है मध्य प्रदेश, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो 29 में से 28 सीटें जीती थी उस तरह से वो नहीं जीत पाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा से आप बहुत सीटें छीन सकते हैं, लेकिन भाजपा से 8 या 10 सीटें मध्य प्रदेश में छीनी जा सकती है, ऐसी मेरी गणना है। क्योंकि आज इस वक्त परिस्थिति बदली हुई है। आप भाजपा के खिलाफ जबरदस्त लोक विधानसभा में एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा फिर भी लोकसभा में आगे रहेगी, लेकिन इस तरह से नहीं रहेगी कि केवल विपक्ष 1 सीट या जीत पाए या 1 भी सीट ना जीत पाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ भाजपा कम होंगी,
8 या 10 सीटें तक भाजपा की कम हो सकती हैं, बशर्ते विधानसभा में बहुत जबरदस्त जीत हो। तो ये विधानसभा चुनाव पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है और अगले 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। एक सवाल इसी के बाद फिर अभय जी है कि 2018 में भी, हालांकि ये बहुत रिपीटेटिव सवाल है, ये लगातार पूछे जाते हैं हर बहस हर विमर्श में, लेकिन सवाल तो है और उसमें एक पुलवामा भी है, बालाकोट स्ट्राइक है 2019 की स्थिति में, लेकिन सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे हर बार अलग हुए, 14 में भी अलग हुए, 19 में भी अलग हुए। छत्तीसगढ़ और एमपी राजस्थान के नतीजे बीजेपी के पक्ष में थे लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में उसके विपक्ष में गए। तो इस बार स्थिति बालाकोट और वो नहीं है, इसके अलावा कुछ दिखता है या सिर्फ इसलिए कि बदलाव? अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में जो भाजपा ने वहां किया था वही इस बार दोहरा दिया जाएगा, तो फिर चर्चा की आवश्यकता क्या है? दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? राजनीतिक परिस्थिति बदली हुई है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ राजनीतिक परिस्थिति बदली हुई है कि नहीं? ये राजनीतिक परिस्थिति ठीक वही है जो 2019 में थी। राजनीतिक परिस्थिति बदली हुई है। अब अगर मान लो 8 महीने में परिस्थिति वैसी हो जाती है जैसी 2019 में हुई, तो हम लोग समीक्षा दूसरे तरीके से करेंगे। आज की स्थिति में तो ऐसा कुछ भाजपा के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रहा है कि लोग दीवाने हुए जा रहे हो उनको वोट देने के लिए। कोई भाजपा के खिलाफ लहर भी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भाजपा के पक्ष में दीवानगी भी नहीं है जो चक्कर मारा और बालाकोट स्ट्राइक वगैरह के बाद बनी थी। मोदी जी पूरा अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी आज की तारीख में जो इंडिया मंडपम में हो रहा होगा G20 का, इस तरीके से उसका प्रचार है। पिछले 6 महीने से लगातार पूरे देश में जबरदस्त मोदी जी के दैत्याकार होर्डिंग्स लगे हुए हैं। विश्व के नेता के तौर पर ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में अगर कोई एक बड़ा पंच हो रहा है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हो रहा है। ये सब जो बातें कही जा रही हैं, अच्छा है क्या? मोदी इस बात को जानते हैं कि इन बातों की परचेज है क्या, इसलिए वो एनडीए के सांसदों से जो गुट बना के उनको उनके सामने भाषण दे रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि आप ये सब बातें मत कहिए, आपके लिए ये सब बातें नहीं है कि हमने G20 किया, हमने चंद्रयान किया, हमने धारा 370 किया, हमने राम मंदिर किया, सब छोड़िए। हाँ, जनता से अपना संपर्क बनाइए, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि ये सब ब्रह्मास्त्र नहीं, हम चलाएंगे, ये आप लोग मत चलाइए। हमारे लिए अमित शाह मोदी भाषण देंगे तो उनमें चलाए जाएंगे ये ब्रह्मास्त्र। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये सब बातें जो पिरामिड है वोटरों का, उसमें जो ऊपरी हिस्सा है उसके लिए है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो इन बातों से प्रभावित नहीं होता। चलिए, अब एक बात आती है कर्नाटक की। कर्नाटक के नतीजे जिस ढंग से आए विधानसभा चुनाव के, जहां बजरंग दल को जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी, आपने जंप मार के गुजरात क्यों छोड़ दिया? अच्छा चलिए, अच्छा स्क्रीन ये मैंने नहीं देखा। हाँ, गुजरात आते हैं, नहीं जंप मार के नहीं छोड़ा, गुजरात आते हैं, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा। गुजरात आते हैं, गुजरात की का ग्राफिक्स आप स्क्रीन पर दिखाइए। हाँ, गुजरात जो बीजेपी का गढ़ और जहां 150 से ज्यादा सीटें, ऐतिहासिक जीत बीजेपी को विधानसभा में हुई। कांग्रेस का बहुत नुकसान, बहुत मुश्किल से कांग्रेस इज्जत बचाने की स्थिति में भी नहीं रही, और आम आदमी पार्टी की 5 सीटें, एक तीसरा कोना गुजरात में दिखा। लेकिन बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री मोदी के रहते जो जीत दर्ज नहीं हुई वो इस बार हुई। तो गुजरात में भी बढ़त बनाना पड़ेगा कांग्रेस को। गुजरात में गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ उन्हें गठजोड़ करना पड़ेगा। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाने की स्थिति में होंगे वहां पर। ये प्रधानमंत्री का घरेलू प्रदेश है, वहां पे आम गुजरातियों की भावना नरेंद्र मोदी के पक्ष में रहती है, तो उसमें हाँ मुश्किल होगा बहुत चुनौती देना। लेकिन एक जमाने में विधानसभा में हारने के बावजूद भी कांग्रेस लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन, नरेंद्र मोदी के उभार से पहले कांग्रेस लोकसभा में, विधानसभा हार जाती थी, केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बन जाते थे, लेकिन कांग्रेस लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करती थी। कांग्रेस उस जमाने को थोड़ा थोड़ा वापस ला सकती है, बशर्ते वो जो तीसरा खिलाड़ी वहां पे सामने आया है अरविंद केजरीवाल, उसके साथ गठजोड़ करे। और उस गठजोड़ करने के लिए पंजाब और दिल्ली की गठजोड़ की संभावनाओं को भी कांग्रेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर गुजरात में गठजोड़ हो जाता है तो भाजपा को अच्छी चुनौती दे सकेंगे। वो 4-5 सीट जीत सकते हैं उस प्रक्रिया में, लेकिन चुनौती अच्छी दे पाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं अभय जी, हालांकि विधानसभा में सिर्फ 5 सीट अरविंद केजरीवाल को मिली गुजरात में, लेकिन डिसरप्टर जरूर हो गए
बहुत सीटों पर, जहां जो भी 5,000, 4,000, 8,000 जो भी वोट मिले विधानसभा में बहुत मायने रखते हैं। लेकिन पिछली बार अगर देखें तो 26 की 26 सीटें जीत ली थी वहां बीजेपी ने। तो आप कह रहे हैं कि अगर गुजरात में गठबंधन होता है, जो पता नहीं अभी क्या होगा नहीं हुआ हम नहीं जानते, लेकिन हाँ एक मोर्चा तो है जिसमें अब केजरीवाल भी है, तो उसमें स्थिति थोड़ी बदल सकती है, थोड़ी बदल देखिए सकती है, थोड़ी बदल 2014 में भी सकती है। सारी सीटें जीती थी, भाजपा ने बिल्कुल 2014 में बिल्कुल भी 100% निकाला बिल्कुल था, 2019 में फिर बिल्कुल 100% निकाला। इस बार अगर बिल्कुल। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ी तो फिर से वो निकालेंगे पूरा। तो वो देखिए अब नई परिस्थिति यह है कि वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने कुछ पैठ बनाई है। वो पैठ कितनी है क्या है इस पर चर्चा हो सकती है, और खोज भी करनी पड़ेगी उसकी, लेकिन कुछ पैठ उनकी बनी है। तो जो गैर भाजपा वोट है गुजरात में, उसको ध्रुवीकृत करना चाहिए। उसको ध्रुवीकृत करने का एक ही तरीका है कि ये दोनों पार्टियां आपस में मिल जाएं और उसके बाद में एक ज्वाइंट कैंपेन वहां पर चलाएं, एक संयुक्त मुहिम चलाएं। तो उससे भारतीय जनता पार्टी को के सामने वो एक ऐसी चुनौती पेश करेंगे जिससे जो भी परिणाम आएंगे वो परिणाम सम्मानजनक होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भाजपा को वहां हरा देंगे या भाजपा से 13 सीटें, 12 सीटें, 11 सीटें छीन लेंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन अच्छी टक्कर देंगे और भाजपा से हो सकता है कि 3-4 सीटें छीन भी लें। अब आते हैं हम कर्नाटक पर, और चूंकि अभी हम लोग इफ एंड बट में ही बात कर रहे हैं, कर्नाटक बहुत अहम है इस नाते क्योंकि कर्नाटक में भी बीजेपी की स्ट्राइक रेट पिछली बार अगर देखें कि कर्नाटक में जी, और इस बार विधानसभा के चुनाव में स्थिति जरूर बदली कि तमाम जोर लगाने के बाद भी बीजेपी जीत नहीं पाई। प्रधानमंत्री खुद वहां बजरंग बली का नारा बुलंद कर रहे थे, लेकिन पिछली बार 28 में से 7 बीजेपी 25 जीती, माफ करें। तो कर्नाटक में सत्ता छीन ली बीजेपी से कांग्रेस ने, लेकिन क्या लोकसभा पर इसका असर पड़ता और कितना दिखता है आपको? अगर आप कर्नाटक के लोकसभा चुनाव की हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से विधानसभा से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में करती रही है। विधानसभा में हार जाती है या सरकार बना लेती है, जो भी हो, लेकिन उसका लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा होता है। उसका मैं कारण सिर्फ ये बता होता दूं रहा है, दर्शकों को बताने के लिए, चूंकि आपने पास्ट की बात की, 2009 में भी बीजेपी वहां जीती थी 19 सीटें, जब कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली थी, और 14 में भी 17 जीती थी जब कांग्रेस को 9। तो 2009 में जब मोदी नहीं थे और मनमोहन सिंह की सरकार थी, कोई बीजेपी की वैसी लीडरशिप नहीं थी, अडवाणी के नेतृत्व में एक तरह से लड़ा गया, तब भी बीजेपी 19 जीती थी। जी अब आगे। हाँ, उसका कारण ये होता है कि लिंगायत वोट तो बीजेपी के साथ लंबे अरसे से था ही। लोकसभा चुनाव में वो किलगा वोट भी बीजेपी में चला जाता था। पिछला चुनाव में तो देवगौड़ा की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, उनके अपने लोग भी चुनाव हार गए थे, उनका बेटा भी बेटे का बेटा, कुमार स्वामी का बेटा भी चुनाव हार गया था उसमें। तो क्योंकि वो किलगा वोट जो है वो मूलतः गैर कांग्रेस राजनीति की खुराक में पला है, और वोकलिगांव के नेता भी देवगौड़ा हैं, जिनका राष्ट्रीय राजनीति में कोई दांव नहीं है। तो लोगों को लगता था इसलिए वोकलिगा वोट बीजेपी के साथ आता था, तो बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पे करती थी। इस बार विधानसभा चुनाव में हुआ यह है कि मुद्दतों बाद कांग्रेस भाजपा से लिंगायत वोट और देवगौड़ा से वोकलिगा वोट का बड़ा हिस्सा छीनने में समर्थ रही है। तो वहां की राजनीतिक परिस्थिति बदली है। वोकलिगांव ने बहुत मुद्दतों बाद विधानसभा चुनाव में अपनी मतदान प्राथमिकता बदल के कांग्रेस को वोट दिया। उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ा गठजोड़ बना लिया, इसकी वो एंकर पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर INDA नाम के गठजोड़ बना लिया। तो अब वो कर्नाटक के मतदाताओं के सामने भी एक नई तस्वीर आएगी, और वो नई तस्वीर ये होगी भाई। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में भाजपा को इस बार ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस देगी, और जितना अच्छा प्रदर्शन पिछले चुनाव में किया था उतना अच्छा प्रदर्शन कर्नाटक में भाजपा नहीं कर पाएगी। हाँ, तो बात आती है जैसे पिछले चुनाव का जिक्र मैंने किया कि 2009 में भी 19 सीटें जीती थी बीजेपी, लेकिन 9 सीटें 2009 और 14 दोनों में कांग्रेस ने जीती। तो उस स्थिति में आपको लगता है कि कोई 9 और 14 जैसी स्थिति हो सकती है कांग्रेस को, फिर जैसे सिंगल डिजिट मतलब 1 से 9 या 10 ऐसा कोई नंबर आ सकते हैं, और बीजेपी को 9-10 सीटों का नुकसान हो सकता है? वह ऐसे ही जोड़ घटाव करके लगेगा कि बीजेपी को कहां से नुकसान हो रहा है, किन राज्यों में? नहीं, हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम लोग लगातार किंतु परंतु से भरा हुआ विश्लेषण कर रहे हैं, और इसके अलावा अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये बिल्कुल वहां नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखिए हम लोग हर बार जो भी एनालिसिस करें बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति को फैक्टर इन करके करें। आप अगर
राजनीतिक परिस्थिति नहीं बदली है तो फिर हम लोगों को विश्लेषण करने की आवश्यकता ही क्या है? तो बिल्कुल। विश्लेषण तो वहीं से निकलता है। अब राजनीतिक परिस्थिति अगर फिर से दोबारा 2019 जैसी हो जाती है, 3-4 महीने बाद कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तब फिर देखेंगे कि भाई क्या स्थिति बन रही है। अब एक उसके बाद का सीट है, पता नहीं ग्राफिक्स में क्या है, अगर है तो दिल्ली। दिल्ली बहुत अहम है, चूंकि आपने गुजरात का जिक्र करते हुए केजरीवाल के साथ गठबंधन का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल से तनातनी, कांग्रेस की डायरेक्ट तनातनी लगातार है। दिल्ली में बेदखल करके आया शीला दीक्षित को, और उसके बाद केजरीवाल से कांग्रेस की तनातनी, बयानबाजी, सब कुछ दिल्ली से लेकर पंजाब तक चली। पंजाब में केजरीवाल ने हराया कांग्रेस की दावेदारी को किनारे करके सत्ता में सत्ता से बेदखल किया। लेकिन दिल्ली में एक चीज सिर्फ बोल के उसके बाद सवाल पे आता हूं कि विधानसभा चुनाव में जब 67 सीट केजरीवाल ने जीती तब भी, जब 62 जीती तब भी, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% दिल्ली में हो गया। वोट दोनों के बटे और उसके बाद बीजेपी जीत गई। दिल्ली में क्या देखते हैं, अगर कोई गठबंधन होता है कि नहीं, क्या लगता है केजरीवाल और कांग्रेस में, और होता है तो क्या होता है? एक बार कहूंगा, क्या राजनीतिक परिस्थिति दिल्ली के लिहाज से कितनी बदली है? दिल्ली के लिहाज से राजनीतिक परिस्थिति बदली है कि आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पहले ऐसा तनाव नहीं है। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदला है दिल्ली में, और उस अध्यक्ष ने इस पर लवली को अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने, और लवली ने अध्यक्ष बनने के बाद पहला वक्तव्य दिया है कि गठजोड़ के बारे में जो आला कमान कहेगा हम उसके ऊपर चलेंगे। अभी क्या होता था कि दिल्ली में कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो हमेशा आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसी भाषा में बोलता था जिस भाषा में भाजपा बोलती थी, या उससे भी बढ़ के और भी रेडिकल किस्म की बातचीत करता था। लेकिन लवली ने आते ही पोजीशन शिफ्ट की है अपनी, और लवली ने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में जो गठजोड़ होगा वो आला कमान तय करेगा और हम उसके मुताबिक चलेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि दिल्ली, पंजाब और गुजरात एक फुल पैकेज है गठजोड़ का। ना दिल्ली में अलग से गठजोड़ हो सकता है, ना गुजरात में अलग से गठजोड़ होता है, ना पंजाब में अलग से गठजोड़ हो सकता है। ये पूरे 3 राज्यों का एक पैकेज है। इस पैकेज पे बातचीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगी, और उसके आधार पर अगर एक राज्य में गठजोड़ होगा तो सभी राज्यों में होगा, वरना किसी राज्य में कोई गठजोड़ नहीं होगा। तो ये INDIA को इस पूरे पैकेज को ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। दिल्ली में अगर गठजोड़ नहीं हुआ तो भाजपा फिर 7 सीटें जीत जाएगी। अगर गठजोड़ हो गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में तो भाजपा को मुश्किल होगी और 3-4 सीटें उसके हाथ से जा सकती हैं। एक सवाल सिर्फ दिल्ली पर, अगर 2019 को देखें, हालांकि उसमें मैं फिर कहूंगा फैक्टर इन, सही आपने शब्द इस्तेमाल किया, 2019 के पहले बालाकोट स्ट्राइक था, बावजूद इसके 2019 में बीजेपी को दिल्ली में 56% वोट मिले लगभग, और आम आदमी पार्टी को 18% और कांग्रेस को 22%। दोनों मिलकर भी 40% वोट से ज्यादा नहीं पाए। अगर आज गठजोड़ होता है तो पिछले अगर पैटर्न को देखें, बीजेपी ने अकेले 56% से ज्यादा वोट पाए। तो पिछली बार से बालाकोट के अलावा कोई और इशू है जिससे आपको लगता है 2 गठजोड़ हो गया तो 7 में से 3-4 सीटें बीजेपी लूज कर जाएगी? मैं मानता हूं कि 2019 जब तक 2019 जैसी परिस्थितियां नहीं बन जाती तो 2019 कहीं भी दोहराया जाएगा, वो कहीं नहीं दोहराया। तब से अब तक बहुत गंगा जमुना का पानी बह गया है। 10 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी है, तरह तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसा किसान आंदोलन भी नहीं हुआ था 2019 से पहले जो इस बार हो चुका है। बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट 100% बीजेपी के समर्थन में रहता था, आज उतना समर्थन में नहीं है। बहुत सारी चीजें बदली हैं उसमें। और अब देखिए ना कि जो 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव हुआ, उसमें देखिए क्या हुआ। उसमें बीजेपी की 58 सीटें कम हो गई, उसमें उनका एक उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गया, उनके मंत्री चुनाव हार गए, और विपक्ष की इसकी हालत बहुत बुरी थी। 50 सीटों में विपक्ष आ गया था, वो 111 पे पहुंच गया प्रमुख विपक्ष। तो परिस्थितियां कई जगह बदली हुई हैं। मैं नहीं मानता हूं कि दिल्ली में इसी तरह 56% वोट दोबारा भाजपा को मिल जाएंगे, बशर्ते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठजोड़ हो। और पृष्ठभूमि में देखिए IND, हर बार कोई भी बात कहने से पहले ध्यान रखिए कि विपक्ष की जो भी नीति बनेगी उसकी पृष्ठभूमि में INDIA गठजोड़ है, उसका न्यूनतम साझा कार्यक्रम होगा। कांग्रेस भी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी, आम आदमी पार्टी भी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी, कोई पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम होगा वही उनका घोषणा पत्र होगा। यही तरीका है चुनाव लड़ने का। एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेगा। अब देखिए, जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के प्रति मुसलमान वोटों में कुछ हमदर्दी पैदा हुई है।
अगर दोनों मिल जाएंगे आपस में तो जो मुसलमान वोटों के बंटने का खतरा भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो परिस्थितियां भाजपा को बहुत कड़ी टक्कर मिलेगी और उस कड़ी टक्कर में कुछ भी हो सकता है। जब टक्कर कड़ी हो, टक्कर 2019 में तो टक्कर एक तरफा हो गई थी, अब टक्कर बहुत कड़ी होगी। लेकिन ये बताइए अभय जी कि अगर हम देखें तो जो चेहरा है, कोई कन्वीनर अभी आया नहीं, चेयरपर्सन कोई है नहीं, 28 दल है, कोई चेहरा नहीं है। हो सकता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, अभी तक आया नहीं। सीट शेयरिंग हो सकता है हो जाए, अभी हुई नहीं, हो सकता है हो जाए, जिसका दावा है, और इसलिए 3 बैठकें हुई। लेकिन इस बीच जैसे अरविंद केजरीवाल है, मध्य प्रदेश में उनके भाषण और राजस्थान में उनके भाषण बहुत ही एग्रेसिव, जितने बीजेपी के खिलाफ है उतने कांग्रेस के खिलाफ है, कि कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, दिस दैट, जो भी मध्य प्रदेश में भी कुछ दिन पहले भगवंत मान के साथ थे राजस्थान में। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही है। इससे जनता को नहीं लग रहा होगा कि सब आपस में लड़ रहे हैं, इनके एडजस्टमेंट से बहुत फायदा नहीं है? मैं ये बात देखिए, एक तरफ तो हम लोग ये तर्क देते हैं कि वो स्प्लिट वोट की परिघटना आ गई है, लोग विधानसभा में कुछ और सोच के वोट देते हैं, लोकसभा में कुछ और सोच के वोट देते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जो विधानसभा में देख रहे हैं वो लोकसभा में सोच के वोट देंगे, ऐसे कैसे होगा? तर्क तो एक ही चलेगा ना, दलील तो एक ही चलेगी। नहीं, अभी की अब एक मिनट। अच्छा, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि वो जो उनका भाषण है विधानसभा के संदर्भ में है, जो लड़ रहे हैं उससे लोकसभा को अब आप एक और देखिए, जैसे ही विधानसभा की राजनीति समाप्त होती है वैसे ही लोकसभा चुनाव की रणनीति स्पष्ट होकर निकल के आ जाएगी। अभी क्या है कि विधानसभा चुनाव की राजनीति लोकसभा से टकरा रही है, उससे बहुत ज्यादा भ्रम फैल रहा है। वो भ्रम समाप्त हो जाएगा, जो होना है वो नवंबर तक हो जाएगा। जो इससे जीतना होगा वो जीतेगा, हारना होगा हारेगा। फिर सबके सामने एक ही लक्ष्य रह जाएगा, लोकसभा की राजनीति, जो उस वक्त भी 4 महीने दूर होगी। बिल्कुल दूसरे तरह की राजनीति होगी, दूसरे तरह की भाषा बोली जाएगी। फिर कोई कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्यों बोलेगी, भारत राष्ट्र समिति कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलेगी? तो आप कह रहे हैं कि हो सकता है राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिर्फ फुटअव्वल जमकर हो, केजरीवाल गहलोत के बीच, केजरीवाल कमलनाथ के बीच, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच, लेकिन उस फुटअव्वल के बाद साफ मानना है, लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी की प्रति हमदर्दी रखता हूं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मुकाबला सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। आम आदमी पार्टी को वहां इतने कम वोट मिलेंगे कि उनको गिनना भी मुश्किल हो जाएगा, मतलब उनको गिनने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। इसलिए इन सब बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, उसे सभी जगह जाना है, सभी जगह अपना दावा पेश करना है, उसे वोटों की एक निश्चित संख्या चाहिए राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए। बहुत सारे ऐसे, मायावती हर जगह उम्मीदवार खड़े करती हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी का दावा दिल्ली, कांग्रेस और एक हद तक गुजरात में है। कोशिश वो लोग शायद ये करेंगे कि हरियाणा में भी उस दावेदारी बने आगे चल के, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो वो लोग INDAE में है। तो देखिए, अगर 3 राज्यों के पैकेज पे ठीक से बात कर ली कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने, तो इनकी ये समस्या हल हो जाएगी। चलिए, तो अभी जाहिर है अभी फिर बट में बात कर रहे हैं राजस्थान, और अब जल्दी आपको समेटूंगा क्योंकि आपके पास काम है बहुत ज्यादा, तो फ्री करूंगा जल्दी। 45 मिनट हम लोग बात कर चुके। राजस्थान में एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ अशोक गहलोत के खेमे में भी आपसी संघर्ष था। विधानसभा चुनाव में जो भी 4 महीने होगा पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद 4 महीने बाद फिर लोकसभा चुनाव। राजस्थान में भी अगर पिछले चुनाव में देखेंगे तो बीजेपी ने, ऐसे एनडीए ने 25 की 25 जीती, एक हनुमान बेनीवाल जीते 24, लेकिन बीजेपी की अकेले की बात करें, राजस्थान में क्या दिखता है आपको? कांग्रेस 0 पर है। राजस्थान में बहुत कुछ देखिए, सबसे पहले तो अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत तमाम कोशिशों के बाद में बीजेपी की टक्कर में आ गए हैं। 1 साल पहले तो बीजेपी की टक्कर में भी नहीं थे वो। दूसरा, खड़गे के आने से वहां पर जो 2 खेमे थे, पायलट के और गहलोत के, उन खेमों में तलवारबाजी हो रही थी। अब खड़गे ने तलवारों को म्यान में डलवा दिया है। अब दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं दोनों में मोहब्बत हो गई है, लेकिन दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उधर भाजपा में खेमेबाजी बहुत चरम पे है। आप अभी 2 बार मैं बीकानेर और जोधपुर होके आया, तो भाजपा में बड़ी खेमेबाजी चरम पे है। वहां कोई वसुंधरा राजे और सब हर आदमी की जुबान पे, किसी पत्रकार से पूछिए, हर आदमी की जुबान पे भाजपा की गुटबाजी है, और कांग्रेस की गुटबाजी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है वहां पर। तो ये राजस्थान की परिस्थिति काफी बदली है। अगर गहलोत अपनी सरकार बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं
तो इस बात की तरफ मीडिया के बड़े बड़े समीक्षकों की निगाह है। राजस्थान सबकी निगाह के केंद्र में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इतनी निगाह के केंद्र में नहीं है। राजस्थान में अगर गहलोत ने बाजी पलट दी और उस क्रम को तोड़ दिया कि एक बार एक पार्टी जीतती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी जीतती है, तो उससे INDIA को और कांग्रेस को की हवा बहुत मजबूत होगी और उसका हालांकि राजस्थान में जी हालांकि राजस्थान में भी 2014 में भी राजस्थान में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीत ली थी। तो अगर देखें तो राजस्थान में कोई बालाकोट से अलग भी मतलब 19 की स्थिति जरूर अलग थी, लेकिन 2014 में भी बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी, कांग्रेस 0 पर थी। तो वहां से अब तक 2014 में तो विधानसभा में भी बीजेपी वहां पर थी, बिल्कुल थी। उस जीत में वसुंधरा राजे मानती थी कि हमारा भी हिस्सा है इसके अंदर। इसीलिए जब मोदी ने 2014 में मंत्रिमंडल बनाया तो वसुंधरा राजे की नहीं मानी, जो दोनों के बीच में तब से झगड़ा चला आ रहा है। आज जो वहां पे कांग्रेस भाजपा लगातार इनकार कर रही है कि हम तुम्हें चेहरा नहीं बनाएंगे, उसके पीछे यही तो कारण है कि आला कमान के सामने घुटना टेकने से वसुंधरा राजे ने इनकार कर दिया, आरएसएस की बात ही नहीं मानी, इसलिए उनको चेहरा नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए आज भाजपा वहां पर परेशानी में है वहां पर, क्योंकि वहां पर भाजपा की सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे ही है। वो एक साथ जाट, गुर्जर और राजपूत समुदायों में उनका सम्मान है। उनकी पारिवारिक स्थिति इस तरह की है कि वो राजपूत परिवार से आती हैं, जाटों में उनका विवाह हुआ है और गुर्जरों की वो संबंध है। तो इस तरह से तीनों समुदायों में उनका सम्मान है उनका। तो उस लिहाज से वो एक मजबूत नेता हैं और भाजपा के पास उन जैसा कोई चेहरा नहीं है। आला कमान उनको नेता बनाना नहीं चाहता, इसलिए इस वक्त अशोक गहलोत जो आगे दिख रहे हैं थोड़े बहुत, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है। और अगर अशोक गहलोत ने अपना मुख्यमंत्री बचा लिया तो आप निश्चित मानिए भाजपा लोकसभा में भी भाजपा अपने पुराने नतीजे को नहीं दोहरा पाएगी। अच्छा, क्लोजिंग की तरफ है अभय जी, तो जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बैठकों में अब कहा जा रहा है कि उसकी शुरुआत हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी 14 नेताओं की बन गई, अब बहुत जल्द कोई फिर मीटिंग होगी और को लेकर तारीखें आ रही है। तो आपको लगता है सीट शेयरिंग जिस तरह की बातें आ रही है कि 350 ऐसी सीटें हो जाए जहां 1 वर्सेस 1 हो, मोदी की पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन का जो भी, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे कांग्रेस जो हो, क्या लगता है इस तरह से सीट शेयरिंग हो जाएगी या कुछ पेच फंसेगा? देखिए, ये आपने 10 राज्यों की जो तालिका पेश की है, अगर हम केवल इसी तक अपने आप को सीमित रखते हैं तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि गेंद पूरी तरह कांग्रेस के पाले में है। 2019 की लड़ाई क्षेत्रीय पार्टियों ने नहीं हारी थी, 2019 की लड़ाई कांग्रेस ने हारी थी। जब 225 सीटों में कांग्रेस ने बीजेपी को 200 सीटें जीत जाने दी, तो कांग्रेस को इन राज्यों में अपना प्रदर्शन कम से कम 60-70% सुधारना होगा। अगर कांग्रेस अपना प्रदर्शन नहीं सुधार पाई तो 2024 में भाजपा को हराने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस के हाथ में दोनों तरह से हाथ में बॉल है, उसे गठजोड़ भी करना है और उसे अपना निजी पार्टी के तौर पे भी अपना प्रदर्शन सुधारना है। दोनों काम करने हैं। ऐसे उसे पंजाब सही बात है कि भाई MP में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में दूसरे की जिम्मेदारी तो नहीं तय कर सकते। गुजरात में जहां बाइपोलर है सीधा जहां 100% आप हार गए, उत्तराखंड में भी नहीं है, कहने को हिमाचल में भी नहीं है, हिमाचल में भी नहीं है, कर्नाटक में सीधी टक्कर है। अब तो कर्नाटक में भी सीधी टक्कर है, सीधी टक्कर है, बिल्कुल। गेंद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खेमे में है। वो लोग आजकल अच्छा खेल रहे हैं, मैं ये मानता हूं। 2019 के मुकाबले देखें तो अच्छा खिलाड़ी होने का परिचय वो दे रहे हैं। अब वो कब तक कैसे क्या करेंगे, बहुत नई घटनाएं हो रही हैं। एक तो नए उस भाषा का इजाद करना पड़ेगा कि वो, देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में समतल मैदान किसी को नहीं मिलता है। मैदान में उबड़ खाबड़ मैदान होता है, उसमें बहुत सारे विस्फोटक लगे रहते हैं, सुरंगें लगी हुई हैं। आपको सावधानी से चलना पड़ता है। आपकी टांग सुरंग पे पड़ेगी तो आप उड़ जाएंगे। जैसे कि आजकल हो रहा है, इंडिया के पास सनातन वाले मसले पर सुरंग पे टांग पड़ गई है, इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब वो कैसे चले उस मैदान में। तो ये सब काम इनको ठीक से करने होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी।
ये बातचीत लंबी समय समय पर हम चुनाव के बीच न जाने कितनी बार बात करनी होगी, कितनी बार समीकरण बदलेंगे। लेकिन एक बात जो आपने कही बहुत अहम है, हम भी लगातार वही कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है और वहां कांग्रेस जबरदस्त हारी है। इसलिए जिन राज्यों के इस लिस्ट में ही जितने इसमें 7-8 ऐसे राज्य हैं जहां जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधे पर है, वहां दूसरे दल कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो सवाल उठता है, क्या कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस सुधारती है? जहां 52 सीटें पिछली बार जीती, इससे बहुत कुछ तय होना बाकी है और आने वाले समय में सीट शेयरिंग और बाकी चीजें होगी, इस पर हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, इतने लंबे वक्त तक समय देने के लिए बहुत शुक्रिया और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी, धन्यवाद।